नेक्स्ट, विच ऑफ दीज नर्व्स कैन बी डैमेज्ड बाय राइटिडेक्टमी प्रोसीजर? ठीक है, तो ग्रेटर ऑरिकुलर डैमेज हो सकती है, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व डैमेज हो सकती है, स्पाइनल एसेसरी नर्व डैमेज हो सकती है, लेकिन पोस्टीरियर ऑरिकुलर के डैमेज होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। राइटिडेक्टमी इज बेसिकली अ कॉस्मेटिक सर्जिकल प्रोसीजर दैट इज़ टू रिमूव रिंकल्स एंड सैगिंग ऑफ द स्किन। इसको फेस लिफ्ट प्रोसीजर भी बोलते हैं। लूज स्किन ऑफ चीक्स, जॉ लाइन, नेक, उसको इंप्रूव करने के लिए यूज़ होता है। एक्सेसिव स्किन इज कट, टाइटन एंड रीपोजिशन। तो हमारी जो आगे वाली आर्टरीज हैं, आगे वाली जो नर्व्स हैं, वो ज़्यादा डैमेज का उसमें चांसेस रहता है। ग्रेट ऑरिकुलर होगी, मार्जिन मैंडिबुलर होगी, स्पाइनल एसेसरी होगी। ठीक है, और टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, इट इज़ मोस्ट वल्नरेबल to the temporal hairline dissection that must be superficially observed by overlying hair follicles। देखो, overlying hair follicles की वजह से जो temporal hairline में हमारी facial nerve की ब्रांच है वो easily diagnose या फिर easily कभी कभार मिस हो जाती है। तो वहाँ पे अगर कट बच गया तो इस पे यहाँ पे सुन होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ बात आती है मार्जिनल मैंडिबुलर की। मार्जिनल मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, इफ़ दे आर इंजर्ड बिलो द मैंडिबुलर बॉर्डर एंड बिकॉज दे एक्सटेंड्स बीनीथ द प्लैटिस्मा मसल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी बचा के रखना पड़ता है, मार्जिनल मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व और एक्सटर्नल जुगुलर वेन डैमेज होती है इफ द फेशिया ओवरलाइंग द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल इज एक्सपोज। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड तक तो हम जा ही नहीं रहे फेशियल लिफ्ट में, हम तो मुंह के ऊपर रह रहे हैं, इसीलिए हमारे पास ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व के डैमेज के खतरे रहते हैं, क्योंकि हम मुंह के ऊपर ही हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड का जो फेशिया है और एक्सटर्नल जुगुलर का जो फेशिया है वो हम टच करते हैं ताकि गले के जो रिंकल्स हैं उनको भी हम ठीक कर पाएँ। ठीक है, लास्ट में बात आती है स्पाइनल एसेसरी नर्व की। स्पाइनल एसेसरी नर्व कैन बी डैमेज्ड इफ द डाइसेक्शन इज़ वेरी थिक और वेरी डीप इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेक, जहाँ पे आप जो सैग्ड रिंकल ऑफ द नेक है उसको ठीक कर रहे हो। ठीक है, bipolar cautery is helpful in the areas where facial nerve branches are superficial, such as temporal and cheek regions. Next, not a sound heard from TMJ is what? TMJ से हमारे पास पॉपिंग साउंड सुनाई देती है, क्लिकिंग साउंड सुनाई देती है एंड ग्रेटिंग साउंड सुनाई देती है, बट वेलक्रो लाइक साउंड इज नॉट हर्ड फ्रॉम द TMJ। ठीक है, क्लिकिंग इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल द साउंड्स ऑफ TMJ। पॉपिंग और क्लिकिंग का कॉम्बिनेशन वेरियस स्टेजेस पे होता है जब इंटरनल डिस्क डिरेंजमेंट और डिस्क डिसऑर्डर चल रहा होता है। ग्रेटिंग साउंड जब होती है जब प्रोग्रेसिव बोनी डिजीज़ हो चुकी है, जो कॉन्डाइल है वो बिल्कुल फ्लैटन कर चुका है, तो ग्रेटिंग जो इरोजिव बोनी पैथोलॉजी साउंड होती है वो आना शुरू हो जाती है। जो वेलक्रो लाइक साउंड है वो जैसे अंडे की फूटने की साउंड होती है ना, क्रैक शेलिंग, जो शेल को कच्चे वाली साउंड होती है वो वाली साउंड होती है बेसिकली। अगर ब्लो इंजरी हुई है फेस में, मल्टीपल स्मॉल फ्रैक्चर्स हुए हैं, सर्जिकल प्रोसीजर हम कर रहे हैं विद द प्रेशराइज एयर, तो वहाँ पे ये साउंड सुनाई देती है, बाकी TMJ के अंदर नहीं सुनाई देगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज फॉर कैलकुलेटिंग ड्रग डोज इन चिल्ड्रन? देखो, बॉडी सरफेस एरिया इज़ यूज्ड, क्लार्क्स रूल इज़ यूज्ड फॉर चिल्ड्रन, यंग्स रूल इज़ यूज्ड फॉर चिल्ड्रन। वाइटल साइन कभी भी यूज़ नहीं होता फॉर कैलकुलेटिंग द ड्रग डोज। सी, जब हम बॉडी सरफेस एरिया को यूज़ करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है दैट इज़ बॉडी सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द चाइल्ड इन मीटर स्क्वायर दैट इज़ डिवाइडेड बाय 1.73 इनटू अडल्ट डोज। ठीक, ये चीज़ आती है, फॉर्मूला ये होता है बॉडी सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.73 इनटू अडल्ट डोज। क्लार्क्स रूल क्या कहता है? क्लार्क्स रूल कहता है कि चाइल्ड डोज जो है दैट इज़ इक्वल टू वेट अपॉन द चाइल्ड इन पाउंड्स LB डिवाइडेड बाय 150 इनटू अडल्ट डोज। वेट ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय 150 इनटू अडल्ट डोज, लेकिन ये वेट जो है वो पाउंड्स में दिया है। तीसरा है यंग्स रूल। यंग्स रूल इज चाइल्ड्स डोज इज इक्वल टू एज ऑफ द चाइल्ड इन ईयर्स प्लस एज डिवाइडेड बाय 12 इनटू अडल्ट डोज। ठीक है, यंग्स रूल फिर से करते हैं, एज ऑफ द चाइल्ड इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इनटू अडल्ट डोज। अब लास्ट जो गलत ऑप्शन है हमारे पास दैट इज़ वाइटल साइंस। देखो, वाइटल साइन हमारे पास होते हैं जैसे BP हो गया, ब्रीदिंग रेट हो गया, टेम्परेचर हो गया। दीज आर नॉट यूज टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट डोज इन चिल्ड्रन। ठीक है, डोज कैलकुलेट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ड्रग डोज इज कैलकुलेटेड बाय वेट और बॉडी सरफेस एरिया, नॉट बाय वाइटल साइंस। क्यों? क्योंकि वाइटल साइंस बेसिकली वेरी करते रहते हैं, आप डोज दोगे वाइटल साइन चेंज कर जाएंगे। वाइटल साइंस आर अ मॉनिटरिंग टूल फॉर एक्शन ऑफ ड्रग, कि कितना एक्शन ऑफ ड्रग हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए वी चेक द वाइटल साइंस। ठीक है, अगर वाइटल साइंस एबनॉर्मल हो रहे हैं दैट मीन्स मॉनिटरिंग में हमारे पास लेवल्स जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा आ रहे हैं।
ठीक है, या डिरेंज लेवल आ रहे हैं, दैट इंडिकेट्स साइड इफेक्ट्स और ओवरडोज ऑफ द ड्रग. नेक्स्ट, पेशेंट फ्लेक्शन ऑन पेन, दैट इज फ्लेक्सर मोटर रिस्पॉन्स. व्हाट गिव्स द एम स्कोर ऑन ग्लासगो कोमा स्केल. देखो फ्लेक्शन पे पेन हो रही है उसको, तो ग्लासगो कोमा स्केल पे उसका लेवल आएगा 4. लेट्स गो विद द ग्लासगो कोमा स्केल. सबसे पहले बिहेवियर, फिर रिस्पॉन्स, उसके बाद स्कोर. ठीक है, बिहेवियर में अगर हमारे पास आई ओपनिंग को हम चेक कर रहे हैं, आई ओपनिंग अगर स्पॉन्टेनियस है, मतलब खुद ही खुल जा रही है, तो 4 स्कोर मिलता है. आई ओपनिंग बोलने पे खुल रही है, बट जो पेशेंट है वो बात करने पे आंखें खोल रहा है, थोड़ी बहुत आंखें खोल रहा है. टू स्पीच इफ आइज आर ओपनिंग, तो स्कोर विल बी 3. टू पेन इफ आइज आर ओपनिंग, मतलब हमने किसी ऑर्गन पे टैप किया और आंखें एकदम से खुल गई, बड़ी खुल गई, दैन वी विल गो विद द स्कोर 2. अगर आंखें खुल ही नहीं रही पेशेंट की, ठीक है, चाहे हम टैप कर रहे हैं, चाहे हम बात कर रहे हैं, चाहे हम टच कर रहे हैं, ठीक है, ये खुद भी नहीं खोल पा रहा है, तो देन ग्लासगो कोमा स्केल में आई मूवमेंट में वी हैव 1 स्केल. ठीक, नेक्स्ट बात आती है वर्बल रिस्पॉन्स की. अगर ओरिएंटेड है टाइम, प्लेस और पर्सन के लिए, पर्सन इज ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, देन द स्कोर इज़ 5. इफ़ पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड, उसे पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है, ठीक है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कौन किससे क्या बात कर रहा है, देन दैट इज़ 4. इफ़ पर्सन इज सेइंग इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, कुछ भी बोले जा रहा है जो ना कोई शब्द बन रहा है ना कुछ, बस ऐसे ब्लैबर कर रहा है, देन द स्कोर विल बी 2. इफ़ देर इज़ इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड, ठीक, पहले तो इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, ठीक है, अब लास्ट में ऐब है जैब है जैसे साउंड निकाल रहा है खाली, तो स्कोर आता है 1 वर्बल रिस्पॉन्स में. अगर कोई भी नहीं है तो देन स्कोर विल बी 0. ठीक, वर्बल रिस्पॉन्स के बाद आता है मोटर रिस्पॉन्स. मोटर रिस्पॉन्स में अगर बंदा ओबे कर पा रहा है, कमांड सुन पा रहा है, कमांड को ओबे कर पा रहा है, आप कुछ पकड़ने को बोल रहे हो वो पकड़ रहा है, ठीक है, देन स्कोर विल बी 6. इफ़ लोकलाइज्ड पेन पे मोटर रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे 5, मतलब कहीं पे दर्द हो रही है तो वहाँ से एकदम हाथ मुंह चेंज हो रहा है, एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, लोकलाइज पेन हो रही है तो वहाँ पे 5 स्कोर आएगा. फ्लेक्शन, दैट इज़ विड्रॉल फ्रॉम द पेन. अगर कहीं पे आप किसी चीज़ को दबा रहे हो, हाथ को दबा रहे हो, हाथ पीछे खींच रहा है पेशेंट, मतलब फ्लेक्शन कर रहा है, विड्रॉल फ्रॉम द पेन है, देन द स्कोर इज़ 4. एबनॉर्मल फ्रैक्शन, ठीक है, एबनॉर्मल फ्रैक्शन को वी कॉल इट एज डेकोर्टिकेट. इस एबनॉर्मल फ्लेक्शन पे हम स्कोर देते हैं 3. ठीक है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन का मतलब है कि हमारा जो आर्म्स की तरफ को हाथ को खींच लेगा वो, ठीक है, लेग्स एक्सटेंडेड होंगी बिल्कुल, हाथ आर्म्स की तरफ खींच ले रहा है, ठीक है, लेग्स भी मतलब बॉडी की तरफ खींचेगा, फ्लेक्शन करवाएगा बेसिकली एबनॉर्मल, बगैर किसी रीज़न के. ठीक है, वहाँ पे सीवियर हेड इंजरी की भी कॉज हो सकता है, या फिर लास्ट स्ट्रोक या फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कोई ब्लीडिंग, इंट्राक्रैनियल ब्लीड हो चुकी है तब वो भी कॉज हो सकता है. नेक्स्ट इज एबनॉर्मल एक्सटेंशन, दैट इज डीसेरिबेट पोजिशनिंग. डीसेरिबेट पोजिशनिंग इसको बोलते हैं एबनॉर्मल एक्सटेंशन. एक्सटेंशन इज सेरिबेट, ठीक है, और फ्लेक्शन अंदर को लाना इज कॉर्टिकेट. ठीक है, कोर की तरफ लाना इज फ्लेक्शन एंड सेलिब्रेट करना का सेरिबेट, मतलब दूर लेके जाना इज एक्सटेंशन. इसमें क्या होता है कि फुली एक्सटेंडेड हो जाती हैं. सेरिबेट पोजीशन में फुली एक्सटेंडेड, हाथ फुली एक्सटेंडेड होंगे, लेग्स पूरी एक्सटेंडेड रहेंगी. इट इंडिकेट्स द डैमेज एट द लेवल ऑफ ब्रेन स्टेम विच शोज अ ट्रॉमा टू द ब्रेन स्टेम, मे बी अ लीजन ड्यू टू ट्रॉमा. ठीक है, एंड अ सीवियर ट्रॉमेटिक इंजरी लीड्स टू ब्रेन हर्निएशन. ये चीज़ शो करता है डीसेरिबेट कंडीशन. ठीक है, जो डीसेरिबेट कंडीशन होती है एबनॉर्मल एक्सटेंशन, उसको स्कोर दिया जाता है 1. अगर कोई भी यहाँ पे एक्सटेंशन फ्लेक्शन कुछ भी नहीं आ रहा, पेशेंट रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, 0 है, तो देन द स्कोर विल बी 0. ऑलराइट, लास्ट बात आती है टोटल स्कोर के बारे में. देखो टोटल स्कोर हमारा 3 से लेस नहीं हो सकता और 15 से ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, अगर कंप्लीटली 3 हमारे पास स्कोर है तो मतलब हमारा टोटली अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है. ठीक है, अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट. अगर नन आ रहा है तो फिर डेड ही है, बट कोमा में है तो 3 स्कोर आएगा उसका. कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट इज़ 3 स्कोर. कोमा में 8 से लेकर 14 तक स्कोर आता है. इन कोमा देर इज़ 8 to 14 स्कोर. बेस्ट रिस्पॉन्स मतलब सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 15. ऑल राइट, एंड 0 मीन्स डेड, लाइन स्ट्रेट. Next, there anesthetic with antiemetic property is among the options. It is propofol. Propofol हमारे पास ऑयली सस्पेंशन की फॉर्म में डिलीवर किया जाता है, राइट, और पेन और इंजेक्शन करता है.
ठीक। तो इसको कभी कभार LA देने के बाद भी दिया जाता है, मतलब इनिशियली यू विल गिव द LA टू द साइट, उसके बाद यू विल एडमिनिस्टर प्रोपोफॉल, ठीक। प्रोपोफॉल हैज़ एग लेसिथिन, दैट इज़ अ गुड कल्चर मीडियम, सो इट इज़ यूज्ड विद इन 6 hours ऑफ इट्स फॉर्मेशन। इसके अलावा इसके अंदर एलर्जी का कंपोनेंट रहता है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ एग लेसिथिन। फास्ट इंडक्शन रेट होता है प्रोपोफॉल का, बहुत जल्दी एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर देता है विद एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी, और 10 से 15 सेकेंड के अंदर ही ये अपना एंटी एमेटिक और एनेस्थेटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। इसको चेक कैसे किया जाता है, हम वर्बल रिस्पॉन्स से चेक करते हैं इसको। क्विक रिकवरी होती है 2 से 8 मिनट के अंदर, ठीक है। हम पेशेंट को टैप करेंगे, पेशेंट बात नहीं कर पाएगा, लेकिन जब रिकवर करवाने जाएंगे तो जो एनेस्थीसिया वाला बंदा होगा वो उसको 2 से 8 मिनट के अंदर रिकवर करा देता है इजीली। एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी होती है, एंटी प्यूरेटिक प्रॉपर्टी होती है, फ्यूअर हैंगओवर इफेक्ट्स होते हैं रादर देन अदर टाइप ऑफ एनेस्थीसियाज। इट इज़ द एजेंट्स ऑफ चॉइस फॉर डे केयर एनेस्थीसिया। डे केयर एनेस्थीसिया में प्रोपोफॉल इज़ द एजेंट ऑफ चॉइस। इट कॉजेज हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। क्या करा देता है, हाइपोटेंशन, BP लो करवा देगा और हार्ट रेट कम करा देगा ड्यू टू द ब्लंटिंग ऑफ बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस, ठीक। इट डिक्रीजेज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, आँख के अंदर का प्रेशर भी डिक्रीज करा देता है। इट इज़ यूज फॉर सेडेशन इन ICU ओनली फॉर एडल्ट पेशेंट्स, नॉट फॉर चिल्ड्रन, नॉट फॉर चिल्ड्रन। इट इज़ यूज्ड एज टाइप 4 एनेस्थीसिया, मतलब टोटल 4 IV4, ठीक है, एनेस्थीसिया की तरह यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, अगर बहुत ज़्यादा मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो गया है वहाँ पे भी प्रोपोफॉल यूज़ किया जाता है टू स्टेबलाइज द बॉडी। देखो, प्रोपोफॉल कैन नॉट बी यूज इन चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन सिंड्रोम। इट कैरीज अ सीवियर रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन चिल्ड्रन, लीड टू रैप्डोमायोलिसिस इन चिल्ड्रन, मतलब कि मसल ब्रेकडाउन करवा देगा बच्चों में अंदर, और जिससे कि कार्डियक फेलियर हो सकता है, फेटल एरिथमिया हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रैडीकार्डिया करवा सकता है, हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है और लिवर फेलियर हो सकता है, ठीक। चिल्ड्रन हैव इमेच्योर फैट मेटाबॉलिज्म इन देयर बॉडी एंड इमेच्योर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, ऑल्सो देयर इज़ इमेच्योर ड्रग मेटाबॉलिज्म इन द लिवर। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं, देयर आर चांसेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। सो हायर मोर्टेलिटी विल बी सीन इन पीडियाट्रिक प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन, देयरफॉर इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द चिल्ड्रन इन ICU यूज़, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही कम कंसनट्रेशन में, वेरी लो कंसनट्रेशन, सिंगल बोलस, वेरी लो concentration, that too even by expert anesthesiologists have been used, but regular use के लिए इसका कोई recommendation नहीं है। Instead we use sevoflurane, most commonly that is an inhalational anesthesia. Halothane we use, ketamine is used, thiopenton or thiopentol, that is 4th alternative is used, ठीक है। thiopentone हमारे पास जो है वो IV alternative है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ फीमेल प्रेडिलेक्शन। तो 4 ऑप्शन है उसमें हमारे पास जॉगरेन सिंड्रोम जो है दैट हैज़ अ फीमेल प्रेडिलेक्शन। द फीमेल टू मेल प्रेडिलेक्शन ऑफ जॉगरेन सिंड्रोम इज़ 16:1, मतलब 16 फीमेल इफेक्ट होती हैं तब जाके एक मेल इफेक्ट होता है, उतना प्रेडिलेक्शन है फीमेल्स के लिए। हॉलमार्क ऑफ द प्राइमरी जॉगरेन सिंड्रोम, इट इज़ डिमिनिश्ड प्रोडक्शन ऑफ फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ड्राई माउथ, ड्राई आइज एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। जनरली ऑल ऑटो इम्यून डिजीजेस हैव फीमेल प्रेडिलेक्शन विद सम एक्सेप्शंस। मेल प्रेडिलेक्शन में वी हैव मायोकार्डाइटिस, हार्ट से रिलेटेड, देन वेगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस, देन इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, then gastritis, then diabetes, then ankylosing spondylitis and last is dilated cardiomyopathy. इनमें मेल प्रेडिलेक्शन ज़्यादा होती है। कौन सी? मायोकार्डाइटिस, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी 2 होगी। उसके बाद आता है वेगनस ग्रैनुलोमेटोसिस, फिर एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक, डायबिटीज़, गैस्ट्राइटिस, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अब फीमेल प्रेडिलेक्शन कौन सी डिजीज़ में ज़्यादा होती है? पहली आती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेकेंड इज़ डर्मेटोमायोसाइटिस, मतलब जो स्किन रिलेटेड डिजीज़ हैं वो ज़्यादा दिख रही हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा स्किन रिलेटेड, मायस्थीनिया ग्रेविस मसल रिलेटेड, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जॉइंट्स रिलेटेड, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस अगेन स्क्लेरोसिस रिलेटेड, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, नेक्स्ट इज ग्रेव्स डिजीज गोइटर,
सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, जॉगरन सिंड्रोम, हाशिमोटो थायरोइडाइटिस। दोबारा रीड करते हैं, हाशिमोटो थायरोइडाइटिस, जॉगरन सिंड्रोम, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, ग्रेव्स डिजीज गॉइटर, हेपेटाइटिस, autoimmune that is, systemic sclerosis, rheumatoid arthritis, myasthenia gravis, thrombocytopenic purpura, dermatomyositis and multiple sclerosis. These were all in female predilection. Next, the infectivity of hepatitis is seen by which antigen? तो hepatitis B E antigen ये infectivity of hepatitis को शो करता है। Let's talk about hepatitis, various antigens and antibodies. First, hepatitis B surface antigen. ठीक है, hepatitis B surface antigen अगर present है तो वो मार्कर होता है of current infection. Its presence indicates either acute or chronic infection in the person. Hepatitis B surface antigen. Next is anti-HBs antigen, that is antibody to surface antigen. It shows immunity to hepatitis B. अगर ये एंटीजन प्रेजेंट है anti-HBs तो वो शो करता है कि इम्यूनिटी प्रेजेंट है हेपेटाइटिस बी के लिए। दिस इम्यूनिटी मे बी ड्यू टू पास्ट इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन और पैसिवली एक्वायर्ड एंटीबॉडीज टू हेपेटाइटिस बी। ठीक, तीसरा आता है anti-HBc, एंटी हेपेटाइटिस सी। It indicates past, present or natural infection that is acute, chronic or resolved and it is not seen after vaccination. ठीक है, anti-HBc जो है वो वैक्सीनेशन के बाद नहीं दिखता है, तो इट इज़ अ मार्कर कि हमें पता चल जाए कि प्रीवियस कोई इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज IgM anti-HBc। अगर IgM anti-HBc प्रेजेंट है तो दिस शोज अ रीसेंट इन्फेक्शन within 6 months and confirms acute hepatitis B infection. acute infection हुआ मतलब बिल्कुल recent infection है अगर IgM anti-HBc है तो। next is HBeAg. HBeAg, it indicates high viral replication and high infectivity of virus. अगर HBeAg है तो high viral replication और high infectivity present हो सकती है। It is used to assess the disease activity and management of disease along with any other chronic infection. Alright. Next is anti-HBe. Anti-HBe shows low viral activity or low infectivity. ठीक है, एंटी HBe में हमारे पास लो वायरल एक्टिविटी आती है या लो इन्फेक्टिविटी आती है। इट मे बी प्रेजेंट इन रिकवरिंग पेशेंट। एंटी HBe जो है वो रिकवरिंग पेशेंट के अंदर देखा जाता है। लास्ट इज हेपेटाइटिस बी वायरस DNA। अगर ये मिल रहा है मार्कर हमारे पास तो इट डायरेक्टली मेजर्स द वायरल लोड और द अमाउंट ऑफ वायरस इन द ब्लड। HBV DNA. It is used to assess the infectivity and response to the treatment in chronic hepatitis B infectious cases. Next, which is not seen in CREST syndrome. CREST syndrome के अंदर पॉलीडेक्टाइली नहीं देखा जाता, जो कि हमारा गलत ऑप्शन दिया हुआ है। क्या क्या देखा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। 5 मेजर फीचर्स होते हैं CREST syndrome के। C for calcinosis, calcinosis या फिर calcification of the skin. R, that is the Raynaud's phenomena. E is esophageal dysmotility, S is sclerodactyly and T is hereditary telangiectasias. Next, for subcutaneous route accidental needle prick injury, HIV transmission rate is how much और परसेंटेज इज हाउ मच। देखो 0.3% केसेस में अगर नीडल प्रिक इंजरी हमारी सबक्यूटेनियस रूट तक गई है तो वहाँ पे HIV का खतरा रहता है। रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन वाया वेरियस रूट्स इज एज फॉलोज। फर्स्ट इज रिसेप्टिव एनल इंटरकोर्स, दैट इज़ 1:100 to 1:30 केसेस में ये चीज़ देखी जाती है, राइट। सेकेंड इज इंसर्टिव एनल इंटरकोर्स, इसमें 1:1000 केसेस में HIV इन्फेक्शन विल बी सीन। नेक्स्ट इज रिसेप्टिव vaginal intercourse, इसमें 1:1000. Anal and vaginal is almost equal. Alright. Next is insertive vaginal intercourse, that is 1:10,000 cases. Alright. Next is receptive fellation with ejaculation, जिसमें आता है 1:1000 cases. Next is needle stick injury,
needle stick injury is 1:300. Needle stick से 1:300 from infected blood, remember that. Fourth is IV needle sharing 1:150. IV में 1:150. Blood transfusion, if the infected blood is transfused into the non-infected human, then there is 95% chance of perfect chance of HIV transmission. Vertical transmission by infected mother to child is 13 to 40%. Okay. Next, transmission to child in mother under treatment for HIV. मतलब मदर ट्रीटमेंट ले रही है HIV के लिए, वहाँ पे ट्रांसमिशन कितना रहता है? द रिस्क इज लेस देन 2% बट नेवर 0. नेक्स्ट, फॉर पेजेट डिजीज ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट. पेजेट डिजीज में क्या क्या होता है हमारे पास? बोन पेन होती है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स आर कॉमन, प्लस हाइपर सीमेंटोसिस इज कॉमन. ऑलराइट, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होते हैं लेकिन डिलेड हीलिंग नहीं होती फ्रैक्चर की. ठीक. Paget disease or osteitis deformans is the focal disorder of bone remodeling causing excessive deposition of osseous tissue at a single monoostotic site or multiple polyostotic site. मतलब multiple जगह पे deposition हो जाता है, excessive deposition हो जाता है osseous tissue का. It commonly affects areas like skull, spine, pelvis, long bones and that too of the lower extremities जहाँ पे weight bearing area आ रहा है हमारा. Maxilla is affected twice एज दैट ऑफ मैंडिबल. ठीक है, मैक्सिला में जो टेंडेंसी है टू अकर ये ऑस्टियाइटिस डिफॉर्मेंस की, वो ट्वाइस होती है. दो मेन क्लिनिकल फीचर्स रहते हैं. पेन इन द बोन ड्यू टू पेजेट डिजीज लीजन इन द बोन. सेकेंड आता है सेकेंडरी कंसिक्वेंसेज ऑफ बोन ओवर ग्रोथ एंड डिफॉर्मिटीज. ओके, मैनिफेस्टेशंस, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स आर मोस्ट कॉमनली सीन. Subtrochanteric femur fractures are seen. Bone tumors, neurological complications such as deafness, abnormalities in calcium and phosphate balance. Because of vascularity of Paget bone disease, excessive bleeding may occur during surgery. Alright, non-specific headache आती रहती है. The patient's hat size, जो सर का साइज़ है वो इंक्रीज़ करता जाता है, तो पेशेंट बोलता रहेगा कि मेरे को मेरी हैट टाइट होने लगी है, नई हैट खरीदता हूँ वो टाइट हो जाती है. बिकॉज ऑफ द स्कल एनलार्जमेंट और स्कल डिफॉर्मिटी. There is vertigo or tinnitus that may occur frequently with 25% of cases. Changes in the vision may occur. Vision में changes हो जाते हैं, that is secondary to optic nerve involvement. Okay. Along with this, there is facial disfigurement and malocclusion that may be observed following enlargement of maxilla or mandible. Tooth loss may occur with progressive root resorption. Absent periodontal membranes and lamina dura are associated features with excessive cementum formation in this disease. Diagnosis में क्या होता है? पेजेट डिजीज़ की बात हो रही है. डायग्नोसिस में क्या होता है? एलिवेटेड सीरम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेट. सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट जो है वो बहुत ज़्यादा रेज कर जाती है. रेडियोग्राफिक इज कॉटन वूल अपीयरेंस. पेजेट कॉटन वूल अपीयरेंस ऑफ बोन. ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? ट्रीटमेंट में फर्स्ट वी गिव बिसफॉस्फोनेट्स ताकि एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ बोन ना हो. सेकेंड इज कैल्सिटोनिन. कैल्सिटोनिन और ब्रांड नेम इज मिथैरामाइसिन. कैल्सिटोनिन और मिथैरामाइसिन इज यूज्ड फॉर मोर अर्जेंट इंडिकेशंस. In regular treatment, 1000 milligram to 1500 milligram of calcium and at least 400 units of vitamin D are recommended daily. This recommendation is especially important in conjugation with bisphosphonate treatment therapy as an adjunctive therapy. ठीक है, ताकि जो बोन है वो बने भी ढंग से बने और एक्स्ट्रा भी ना बने. ठीक है, और कैल्शियम भी बॉडी के अंदर या ब्लड कैल्शियम लेवल्स भी मेंटेन रहें. नेक्स्ट, इन फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स व्हाट टाइप ऑफ एम्बोलिज्म इज सीन. देखो, लॉन्ग बोन जब फ्रैक्चर होती है तो उसमें जो बोन मैरो सेगमेंट्स होते हैं वो फैट ग्लोब्यूल से सबसे ज़्यादा बने होते हैं. सो फैट एम्बोलिज्म इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग दैट विल बी सीन इन एम्बोलिज्म in the fracture of long bones. All right, fat embolism, microscopic fat globules are in circulation after the rupture of marrow's vascular sinusoids or marrow venules. ठीक है, बोन मैरो के जो वेन्यूल्स या साइनोसाइड्स होते हैं जब वो रप्चर करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक फ्लैट ग्लोब्यूल्स जो हैं वो सर्कुलेशन में आ जाते हैं. कॉज क्या है इसका? देखो, फैटी जो मैरो होती है वो जब फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स जब होगा तो लॉन्ग बोन्स के अंदर जितना भी फैट होगा वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट टूट के ब्लड के अंदर जाता रहेगा.
एंड दिस कुड बी ड्यू टू एनी ट्रॉमा और बर्न्स, जहाँ से लॉन्ग बोन जो है वो वीक हो चुकी है. नेक्स्ट, फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम इज सीन ओनली 10% ऑफ केसेस. फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम, इट अपीयर्स 1 to 3 days आफ्टर द इंजरी कॉजिंग सडन ऑनसेट, मतलब टैकिपनिया हो जाएगा, डिस्निया हो सकता है एंड टैकीकार्डिया हो सकता है सडनली. रेयरली इस कंडीशन में हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज़ का रेयरली एम्बोलिज्म बनता है. फैट का सबसे इजीली बन जाता है. फैट ग्लोब्यूल्स कॉमनली आर डिपॉजिटेड इन स्मॉल वेनी एंड्स और वेन्यूल्स इन लंग्स एंड ब्रेन. कॉमन कॉजेज आर लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स, ऑर्थोपेडिक सर्जरी. ठीक है. नेक्स्ट, ब्रेथलेसनेस हो जाएगी. ब्रेथलेसनेस के साथ साथ रैपिड ब्रीदिंग हो जाएगी एंड फास्ट हार्ट रेट हो जाएगा. टैकीकार्डिया का मतलब फास्ट हार्ट रेट, ताकि डिलीवर ईजिली हो सके ब्लड वाइटल ऑर्गन्स के लिए. डिसिप्निया का मतलब है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज. ठीक है. ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, सांस चढ़ने लगेगी क्योंकि उसका गैस एक्सचेंज कम हो रहा है, क्योंकि ये फैट ग्लोब्यूल्स जाके लंग्स के ऊपर हमला कर रहे हैं. लंग्स में जो कैपिलरीज होते हैं उनके अंदर जाके ब्लॉकेट करवा दे रहे हैं. टैकिपनिया, रैपिड ब्रीदिंग करेगा. अगर ब्रेथलेसनेस हुई है तो रैपिड ब्रीदिंग करेगा ताकि वो कॉम्पनसेट कर सके ऑक्सीजन के डिमांड को. ऑल राइट. नेक्स्ट, इन वॉल्व विलिब्रेंट डिजीज़ व्हाट इज सीन, तो इंक्रीज बीटी, पीटीटी इंक्रीज कर जाएगा लेकिन नॉर्मल पीटी रहेगा. ठीक है. वॉल्व विलिब्रेंट डिजीज़ VWD, it is caused by defective or missing von Willebrand factor. It is most common bleeding disorder. Von Willebrand factor helps in formation of platelet plug. 3 तरह के blond Willebrand factor होते हैं, type 1, type 2, type 3 of von Willebrand factor, और मतलब डिजीज़ का भी 3 टाइप आ जाता है. BT prolong कर जाता है, bleeding time is prolonged. APTT is mildly prolonged in von Willebrand disease but PT is normal. स्क्रीनिंग टेस्ट में अब ब्लीडिंग टाइम नहीं देखा जाता. ठीक है. बट ये सारी चीज़ें देखी जाती है. प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखा जाता है. एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम देखा जाता है. फैक्टर 8 दैट इज़ वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, उसका कोएगुलेंट एक्टिविटी चेक की जाती है. इसके साथ RCOF एक फैक्टर होता है जो देखा जाता है, दैट इज़ रिस्टोसिटिन फैक्टर. रिस्टोसिटिन फैक्टर देखा जाता है. उसके बाद देखा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ VWF एंटीजन. ठीक है. वॉन विलिब्रेंट फैक्टर का जो एंटीजन है उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में चेक की जाती है. 5 चीज़ें, पीटी, APTT, फैक्टर 8 कोएगुलेंट एक्टिविटी, रिस्टोसिटिन को फैक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ VWF एंटीजन, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं. नेक्स्ट, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस इज रिलेटेड टू व्हाट. मेटाबॉलिक अल्कलोसिस इट इज़ रिलेटेड टू हाइपोकैलीमिया. हाइपोकैलीमिया मतलब कि जो हमारा पोटेशियम लेवल है वो कम कर जा रहा है बॉडी के अंदर. मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कॉज इज यूजुअली कंपनसेटरी एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन. इफेक्ट्स आर इंक्रीज्ड आर्टीरियल pH. अब आर्टीरियल pH इंक्रीज करेगा तो सीरम बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज कर जाएगा ताकि इस चीज़ को न्यूट्रलाइज कर सके. ठीक है. और अपना बफर एक्शन शो कर सके. हाउएवर इट इज़ अकम्पनीड बाय हाइपोक्लोरेमिया एंड hypokalemia. Metabolic alkalosis is accompanied by hypochloremia and hypokalemia. Hypochloremia तो समझ में आ गया होगा कि लो क्लोराइड लेवल्स हो जाते हैं ब्लड के अंदर, और कैलीमिया का मतलब होता है पोटेशियम लेवल्स कम हो जाएंगे. नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ कफ ऑफ स्पिग्मोमैनोमीटर इज़ हाउ मच ऑफ दैट ऑफ द आर्म सर्कमफ्रेंस. देखो, पूरी आर्म की सर्कमफ्रेंस में से 80% जो स्पिग्मोमैनोमीटर का इन्फ्लेटेबल कफ है वो कवर करना चाहिए आर्म को. ठीक है. रूल्स फॉर करेक्ट मेजरमेंट ऑफ BP. वेल कैलिब्रेटेड स्पिग्मोमैनोमीटर शुड बी देयर. ब्लैडर विड्थ विद इन द कफ शुड बी एनसर्कलिंग 80% ऑफ आर्म सर्कमफ्रेंस. एटलीस्ट 80% से ज़्यादा इनसे सर्कल करना चाहिए जो ब्लैडर का कफ है जो इन्फ्लेट करेगा. एंड द बैक ऑफ द पेशेंट शुड बी सपोर्टेड, और पेशेंट शुड बी सिटिंग और इन सुपाइन पोजिशन. ठीक है. पेशेंट का जो हम BP लेंगे, ठीक है, दैट शुड बी आफ्टर 5 minutes ऑफ रेस्ट और 30 minutes आफ्टर स्मोकिंग और एनी अदर कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक. आधे घंटे के बाद कॉफ़ी वगैरह की, आधे घंटे के बाद, और 5 minute आफ्टर रेस्टिंग. ठीक है. अगर पेशेंट चल के आए तो 5 मिनट उसको बिठाओ, फिर लो उसका BP. नेक्स्ट, IM इंजेक्शन फॉर ग्लूटियल रीजन इज़ बेस्ट गिवन एट, तो आंसर इज सुपीरियर लेटरली जो है वो बेस्ट जगह आ जाती है फॉर IM इंजेक्शन. दिस इज शियाटिक नर्व, ये ग्लूटियस मैक्सिमस है. ग्लूटियस मैक्सिमस को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और सुपीरियर लेटरली वी विल गिव द IM इंजेक्शन फॉर ग्लूटियल रीजन. नेक्स्ट, फॉर कॉक्सेकी वायरस विच इज़ नॉट ट्रू. ठीक है. तो ऑप्शन जो गलत है हमारे पास, कॉक्सेकी वायरस इज़ द हर्पिस वायरस, वो गलत ऑप्शन है. कॉक्सेकी वायरस इज़ अ एंटेरो वायरस ऑफ
Picornaviridae family. That is the true statement. Coxsackie virus is a enterovirus. It is not a herpes virus. It is a enterovirus of Picornaviridae family. Alright. अब इसके लिए और क्या ट्रू स्टेटमेंट है? कॉक्सेकी वायरस हर्प एंजाइना कॉज करता है, ठीक. इट कॉजेज हैंड फुट माउथ डिजीज. हर्प एंजाइना कॉज करता है लेकिन हर्पीज वायरस नहीं है. हैंड फुट माउथ डिजीज कॉज करता है और एक ऐसी डिजीज कॉज करता है दैट इज सिमिलर टू पोलियोमाइलिटिस. नेक्स्ट, विच वेरिएंट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस डज नॉट कॉज डिजीज? जो वेरिएंट डी होता है दैट डज नॉट कॉज डिजीज. वेरिएंट डी, ठीक है, डी डज नॉट कॉज डिजीज. The total Streptococcus mutant species are 7 both in humans and animals. ये Streptococcus जो stereotypes हैं they range from A, B, C, D, E, F, G and H. टोटल 7 आ जाते हैं हमारे पास. Serotypes 8 हैं, जो टोटल स्पीशीज़ है वो 7 हैं, ठीक है. Serotypes are 8. अब इसमें से जो D serotype है वो हमारे पास कोई डिजीज़ कॉज नहीं करता है. टोटल स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस सीरोटाइप्स इन ह्यूमंस रिलेटेड टू केरीज आर CEF. CEF जो है वो ह्यूमंस को अफेक्ट करता है और ह्यूमंस में केरीज कॉज करता है. CEF, ठीक है, ये अफेक्ट करता है ह्यूमंस को. टोटल सीरोटाइप 8 हैं और टोटल स्पीशीज़ 7 हैं. डिफरेंस समझ लो कि स्पीशीज़ में बेसिकली टैक्सोनॉमिकल यूनिट है जिसमें जेनेटिक सिमिलैरिटी और कॉमन बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, उसको हम कहते हैं स्पीशीज़. सीरोटाइप एक सब क्लासिफिकेशन है स्पीशीज़ की, ठीक है, कि बेस्ड ऑन सरफेस एंटीजन कौन सा है उसको हम कहते हैं सीरोटाइप. नेक्स्ट, द मेजर डिफेक्ट इन स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज इन विच चेन? तो TNF अल्फा चेन जो होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मेजर डिफेक्ट होता है. टी सेल डिराइव्ड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF alpha and interferon gamma, they drive major pathogenesis in Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis syndrome. ठीक है, TEM toxic epidermolysis necrolysis और Stevens-Johnson syndrome में हमारे पास TNF alpha और interferon gamma जो है वो major pathogenesis को गवर्न करते हैं. Next, the lesion with zoster-like appearance is which lesion? तो आंसर है हमारे पास हर्प एंजाइना. हर्प एंजाइना में हर्पीज जोस्टर जैसा लीजन आता है, ठीक है. वाइट पैचेस आएंगे सॉफ्ट पैलेट पे. हर्पीज जोस्टर में पूरे पैलेट पे वाइट पैचेस हो जाते हैं. हर्प एंजाइना में सिर्फ हार्ड पैलेट पे आते हैं, ठीक है. ये चीज़ याद रखनी है, लेकिन होंगे बिल्कुल सिमिलर एकदम वाइट पैचेस, उसके अराउंड रेड एरिथमेटस लेयर. लेट्स डिस्कस बोथ. फर्स्ट इज हर्प एंजाइना. इट इज एक्यूट फेब्राइल इलनेस. स्मॉल वेस्कुलर लीजन्स और अल्सरेटिव लीजन्स आर सीन ऑन द पोस्टीरियर ओरोफेरिंजियल स्ट्रक्चर्स दैट इज नोन एज एनांथम. जो स्ट्रक्चर्स है उनको बोलते हैं एनांथम. इट अकर्स यूजली इन द समर में ज़्यादातर अगर करते हैं. बच्चों में डेवलप करता है, चिल्ड्रन में, और ओकेजनली न्यूबॉर्न्स में अगर कर सकता है, एडोलेसेंट्स में और यंग अडल्ट्स में ओकेजनली, लेकिन चिल्ड्रन में ज़्यादा कॉज ईजिली हो जाता है. इट इज़ कॉज्ड बाय एंटेरोवायरस इन्फेक्शन कॉक्सेकी वायरस A16 एंड एंटेरोवायरस 71 एंड कॉक्सेकी वायरस B. कॉक्सेकी वायरस, एंटेरोवायरस A16, 71 और B ये कॉज करते हैं. दे कैन अकर इन एसोसिएशन विद एंटेरोवायरल एक्जेंथम, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस एंड अदर क्लिनिकल सिंड्रोम्स. इनके अंदर भी हर्प एंजाइना के जो ब्लिस्टर जैसी चीज़ें होती हैं जो पैलेट पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है, वाइट पैचेस ऑफ पैलेट पे दिखाई देते हैं, वो दिखाई देते हैं. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्पीज जोस्टर. शिंगल्स. It most commonly affects thorax followed by head and neck region, that is trigeminal nerve distribution. ये nerve की distribution के पूरे कोर्स पे अकर कर सकता है, जैसे कि sacrum, lower back उस पे अकर करेगा. It causes oral ulceration, herpes zoster ophthalmicus and herpes zoster oticus. दो चीज़ें होती हैं, herpes zoster ophthalmicus and herpes zoster oticus. Vesicles या फिर blisters develop करते हैं on one side of midline, ठीक है. यूनी या फिर यूनिलेटरली प्रेजेंस होती है वेसिकल्स या ब्लिस्टर की. देयर इज अ अल्सरेटेड क्रस्ट विद और विदाउट पिगमेंटेशन एंड स्कार फॉर्मेशन इज देयर, ठीक है. अल्सरेटिव क्रस्ट होगी, स्कार फॉर्मेशन के बगैर हो सकता है, विद और विदाउट स्कार फॉर्मेशन, एंड दे डू नॉट क्रॉस द मिड लाइन. दिस इज हर्पीज जोस्टर. हर्पीज में मिड लाइन क्रॉस नहीं करेगा, हर्प एंजाइना में कर जाएगा. प्रोड्रोम आर व्हाट, मतलब जो डिजीज़ है उसमें कौन कौन से प्रोड्रोमल सिम्टम्स आते हैं? दैट इज हेडेक, अनईजीनेस, फोटोफोबिया, प्री हर्पेटिक न्यूरैल्जियाज आर द प्रोड्रोमल सिम्टम्स इन हर्पीज जोस्टर और शिंगल्स. नेक्स्ट, द टंग डेवलप्स फ्रॉम विच आर्चेस? तो आंसर है हमारे पास आर्च नंबर 1, 3 एंड 4.
उससे हमारे पास टंग डेवलप करती है। आर्च नंबर 1 इज़ क्रेनियल नंबर 5, क्रेनियल 5 नर्व उससे बनते हैं। आर्च नंबर 3 क्रेनियल नर्व 9 सप्लाई करती है, एंड आर्च नंबर 4 दैट इज़ सप्लाइड बाय क्रेनियल नर्व 10। ठीक है, जो एंटीरियर सरफेस है टंग का दैट इज़ बाय आर्च 1, जो एंटीरियर से पीछे आया आर्च 3। ठीक है, और जो बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा आ गया, बिल्कुल पतला सा हिस्सा, दैट इज़ बाय आर्च 4, दैट इज़ क्रेनियल नर्व 10th। ठीक है, नेक्स्ट, हु डिस्क्राइब्ड द पैटर्न ऑफ क्रेनियोसिनोस्टोसिस, और विच लॉ डिस्क्राइब्स द पैटर्न ऑफ क्रेनियोसिनोस्टोसिस। तो विर्चो ने जो लॉज दिए थे दे डिस्क्राइब द पैटर्न्स और लॉज ऑफ क्रेनियोसिनोस्टोसिस। विर्चोज लॉ 1851 में ये लॉ दिया गया था दैट व्हेन प्रीमेच्योर स्कल क्लोजर अकर्स द ग्रोथ ऑफ द स्कल इज रिस्ट्रिक्टेड परपेंडिकुलर टू द फ्यूज फ्यूचर एंड एनहांस्ड इन अ पैरेलल प्लेन। मतलब ग्रोथ इस साइड को होने के बजाय ऐसे होने स्टार्ट हो जाती है, पैरेलल प्लेन में होने स्टार्ट हो जाती है, दस ट्राइंग टू प्रोवाइड द स्पेस फॉर फास्ट ग्रोइंग ब्रेन। लेकिन इंडीड ये क्या करता है, ये ब्रेन के ऊपर प्रेशर ज़्यादा डालना शुरू कर देता है। क्रेनियोसिनोस्टोसिस इज डिफाइंड एज डीफॉर्मिंग डेवलपमेंट ऑफ प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ कॉर्नल सूचर्स, सैजिटल सूचर्स, मेटोपिक सूचर्स और लैम्डॉइड सूचर्स। इन सभी सूचर्स का प्री मैच्योर क्लोजर हो जाता है। Deformity can be predicted by following observations. The cranial vault bones that are prematurely fused, they act as a single bone plate with decreased growth potential. पूरा cranial vault एक single bone plate की तरह behave करना शुरू कर देता है और उसका growth potential लगभग 0 हो जाता है या कम हो जाता है। Asymmetrical bone deposition occurs mainly at the perimeter of the sutures with increased bone deposition directed away from the bone plate. ठीक है, बोन प्लेट से दूर को अवे वाली साइड को जो बोन है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है सूचर्स, जिससे कि और ज़्यादा ये जो बोन प्लेट है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और ज़्यादा प्रेशर अपने क्रेनियम के ऊपर या ब्रेन डेवलपिंग ब्रेन के ऊपर डालेगा। सूचर्स एडजेसेंट टू स्टेनोटिक सूचर्स कॉम्पनसेट इन मोर ग्रोथ मोर देन दोज ऑफ द सूचर्स दैट आर नॉट कंटेजियस विद द सूचर क्लोज सूचर। ठीक है, जहाँ पे स्टेनोसिस हुई है वहाँ पे सूचर्स जो है ज़्यादा कंपनसेट हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे कम जगह है वहाँ पे ज़्यादा सूचर्स कंटेजियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सुकड़ जाते हैं, मतलब एक जगह टाइट हो जाते हैं सूचर्स। एनहांस बोन डिपोजिशन अकर्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ नॉन पेरीमीटर सूचर, दैट इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ प्री मैच्योरली क्लोज सूचर। मान लो ये हमारे एक बोन प्लेट थी, एक दूसरी थी, ये दोनों फ्यूज़ करके अब इस पेरीमीटर के अराउंड कोई भी बोन डिपोजिशन नहीं हो रही है। इस पेरीमीटर के अलावा इस बोन प्लेट में जो जगह है वहाँ पे बोन जो है वो प्री मैच्योरली डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। That is in craniosynostosis. And the laws describing the pattern of craniosynostosis were given by Virchow in 1851. Next, among the options given, protrusion and rotation of mandible is brought about by what? तो protrusion and rotation of mandible is brought about by medial pterygoid. ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। Among the following options here, only the muscle that can cause slight protrusion of mandible along with rotation of chin along with lateral pterygoid is medial pterygoid. ठीक है, लेटरल टेरिगॉइड का मेन काम होता है, लेकिन मीडियल टेरिगॉइड यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, लेटरल टेरिगॉइड नहीं दिया हुआ है, तो वी विल गो विद लेटरल टेरिगॉइड अलॉन्ग विद मीडियल टेरिगॉइड। लेटरल टेरिगॉइड के बाद थोड़ा बहुत काम मीडियल टेरिगॉइड भी करता है। ठीक है, तो अगर लेटरल टेरिगॉइड ऑप्शन में नहीं है तो मीडियल टेरिगॉइड विल बी द ऑप्शन। नेक्स्ट, वर्टिकल रिंकल्स ऑन द फोरहेड अराउंड द आइज ड्यू टू विच मसल्स। अराउंड द आइज हमारे पास अगर वर्टिकल रिंकल्स आ रहे हैं तो इट इज़ ड्यू टू द कोरोगेटर सुपरसीलियाई मसल्स। कौन से? कोरोगेटर सुपरसीलियाई। देखो, सबसे पहले आता है हमारे पास फ्रंटालिस, जो ऊपर फ्रंटल पूरे ऊपर से चल रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास प्रोसीरस मसल, प्रोसीरस जो नाक के ऊपर आ जाता है, दिस वन नाक के ऊपर, अगर ये आँख है हमारे पास तो। ठीक है, दिस इज़ प्रोसीरस, दिस इज़ फ्रंटालिस। ठीक है, अब आँखों के ऊपर जो जो मसल्स आते हैं हमारे पास, ये दिस मसल एंड दिस मसल, जिससे हमारा फ्राउनिंग या फिर जो पैरेलल हम लाइंस बन जाती हैं, रिंकल्ड लाइंस बन जाती हैं आंखों के ऊपर जब हम स्ट्रेस डालते हैं, तो दैट इज़ नोन एज कोरोगेटर सुपरसीलियाई। कोरोगेटर सुपरसीलियाई को हम रिंकलर ऑफ आईब्रो बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल मसल, इट्स अनदर नेम, हॉरिजॉन्टल मसल इज अनदर नेम। ओरिजिन इज फ्रॉम द फ्रंटल बोन एट द मीडियल एंड ऑफ सुपरसीलियरी आर्च। फ्रंटल बोन से अराइज करता है ऑफ द एट द मीडियल एंड पे अराइज करेगा फ्रंटल बोन पे। ठीक है, और सुपरसीलरी आर्च की तरफ जाएगा। इंसर्शन इज द स्किन अबव द मिडल ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। स्किन अबव द मिडल ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन के ऊपर ये इंसर्ट करता है। एक्शन इज इट ड्रॉज द आईब्रोज मीडियली एंड इन्फीरियरली।
मीडली एंड इन्फीरियरली, बीच में और नीचे को, मतलब जैसे हम मतलब गुस्से वाला मुंह बनाते हैं तो क्रिएटिंग, जैसे ऐसा वाला मुंह, ठीक है, क्रिएटिंग अ वर्टिकल रिंकल अबव द नोज, ये ऐसे ऐसे रिंकल बन जाते हैं अबव द नोज, दिस इज बाय कोरोगेटर सुपरसिलियाई का एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, द inferior orbital fissure is made up of what, or it is formed by what? It is formed by maxilla and greater wing of sphenoid. Inferior orbital fissure maxilla और greater wing of sphenoid मिल के बनाता है। Let's talk about anatomy. Inferior orbital fissure anatomy. It is formed by the greater wing of sphenoid superiorly, maxilla and orbital process of palatine bone inferiorly, maxilla and orbital process of palatine bone inferiorly. Laterally zygomatic bone is there. Medially pterygomandibular fissure is there. Okay, चार चीज़ें, laterally zygomatic bone, medially pterygomaxillary fissure, superiorly greater wing of sphenoid, and inferiorly the maxilla and the orbital plane of or orbital process of palatine bone, ठीक है। नाउ व्हाट डज इट ट्रांसमिट, ट्रांसमिशन क्या होती है इसके अंदर से, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व दैट इज 5 का 2, zygomatic nerve that is 5 का 2 branch, a branch of ophthalmic, inferior ophthalmic vein and several emissary veins connecting to it, connecting to the pterygoid plexus of veins are passed through this fissure, ठीक है। जो इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर है उससे ये सारा पास करता है, टेरिगॉइड प्लेक्सस के लिए जो कनेक्ट कर रही है ब्रांच इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन की और सेवरल एमिसरी वेन्स की। इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी फ्रॉम द मैक्सिलरी आर्टरी ऑल्सो पासिस फ्रॉम इट, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी फ्रॉम द मैक्सिलरी आर्टरी एंड इंफ्रा ऑर्बिटल वेन भी पास करती है। ऑर्बिटल गैंग्लियोनिक ब्रांचेज ऑफ टेरिगो पैलेंटाइन गैंग्लियन फ्रॉम 5 का 2, ये भी पास करता है। क्या चीज़, ऑर्बिटो गैंग्लियोनिक ब्रांचेस फ्रॉम टेरिगो पैलेंटाइन गैंग्लियन फ्रॉम 5th क्रेनियल नर्व, उसका भी सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट, द आर्टीरियल सप्लाई टू सब मैंडिबुलर ग्लैंड इज व्हाट, देखो आर्टीरियल सप्लाई टू सब मैंडिबुलर ग्लैंड इज बाय द फेशियल आर्टरी, ठीक है। सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, उसमें आर्टीरियल सप्लाई इज फेशियल आर्टरी, वीनस ड्रेनेज इज कॉमन फेशियल वेन, ठीक है, कॉमन फेशियल वेन बोल सकते हैं या फिर लिंगुअल वेन बोल सकते हैं। लिम्फैटिक ड्रेनेज इज सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, देखो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में ड्रेन करता है। डक्ट कौन सी होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड की, सब मैंडिबुलर एम को उल्टा करना है, दैट इज नोन एज अ वॉटन्स डक्ट। वॉटन्स डक्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट होती है, ओपन्स इनटू द फ्लोर ऑफ माउथ ऑन द समिट ऑफ सबलिंगुअल पैपिला बिसाइड्स लिंगुअल फ्रेनम, लिंगुअल फ्रेनम के दोनों साइड पे सब लिंगुअल पैपिला प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ये ओपन करता है। नर्व सप्लाई इज सिक्रीटो मोटर नर्व बाय सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, ठीक है, सिक्रीटो मोटर नर्व होती है जो सप्लाई कर रही है इसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड को, ताकि इसकी सिक्रीशंस को रेगुलेट किया जा सके विद एनी इन्फ्लुएंस ऑफ सेंस, टच, टेस्ट और स्मेल, ठीक है। और ये जो सिक्रीटो मोटर नर्व है ये सब मैंडिबुलर गैंग्लियन से आती है और इसको सप्लाई करती है।